नमस्कार दोस्तों, YouTube ज्ञान साया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं आज आपके सामने NEP 2020 के बारे में बतलाने वाला हूं। दोस्तों, इस NEP 2020 जो 29 जुलाई 2020 को भारत सरकार के केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रमेश पोखरियाल निशंक जी द्वारा मंजूरी दी गई है। NEP का पूरा फॉर्म नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। आज मैं इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में क्या क्या नया बदलाव आया है, क्या क्या इसमें खासियत है और इसमें आप आगे आने वाले जो भी बीएड के एग्ज़ाम हो, कंपटीशन का एग्ज़ाम हो, या समझ लीजिए कि जो इसमें से सामान्य ज्ञान हो, इस नोट्स के द्वारा आप सारी जानकारी इसमें प्राप्त कर सकते हैं। चलिए, समय को नष्ट ना करते हुए मेन जो चीज़ है हम उस पर आपसे शेयर कर रहे हैं। शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, यहाँ आप देख रहे हैं NEP 2020 को दो तरीका में बांटा गया है। एक है हायर एजुकेशन, दूसरा है स्कूल एजुकेशन। हायर एजुकेशन का मतलब है आपका जो अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, इंटीग्रेटेड प्रोग्राम, इन सारे चीज़ों को हायर एजुकेशन में हम लाते हैं। यानी कि आप जो डिग्री कॉलेज में पढ़ाई करके प्राप्त करते हैं वो हायर एजुकेशन में आते हैं। वहीं आप स्कूल एजुकेशन, जिसे आप स्कूल शिक्षा कहते हैं, वो आपका प्री प्राइमरी से लेकर आपका सेकेंडरी तक स्कूल एजुकेशन में आते हैं। यहाँ पर आपका सिस्टम बतलाया गया है। पहले क्या था, अभी क्या है, मैं इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल्स में बता दे रहा हूँ। यहाँ पर स्कूल एजुकेशन में 5+3+3+4 का सिस्टम लागू किया गया है। 5+3+3+4 में फर्स्ट 3 साल प्री प्राइमरी एजुकेशन बच्चे प्राप्त करेंगे। उसके बाद जो 12 वर्ष बचते हैं वो आपका प्राइमरी, अपर प्राइमरी यानी मिडिल स्कूल में, और उसके बाद 4 साल जो बच रहा है वो आपका सेकेंडरी के लिए विद्यार्थी मैं इसमें अब विस्तार से आपको बतला दे रहा हूँ कि हायर एजुकेशन में क्या क्या नया शिक्षा नीति के तहत आया है, ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ। पहले एक बार फिर से मैं इस डिटेल्स को थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम पहले 3 साल का होता था, अब क्या है कि 3 से 4 साल भी होगा। और पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम पहले 2 साल का ही होता था, अब 1 साल का भी हो सकता है। और 4 साल के बाद आप अगर प्रोग्राम कर लेते हैं, जैसे कि अगर आप BA कर लिए और BA करने के बाद आपको उसी में MA कर लीजिए, और MA कर लेने के बाद आपको अगर रिसर्च में जाना चाहते हैं तो MPhil की कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ मैंने क्रॉस भी कर दिया हूँ और PhD आपको मिल जाएगा। क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम, जो आप पहले का पढ़ाई किए थे वही पढ़ाई आप आगे अगर छोड़ देने के उपरांत फिर उसके बाद एडमिशन लेकर बाकी, जैसे कि आपका बैंक में जो पैसा बचा रहता है सेविंग अकाउंट में डालने के बाद
और उसके बाद बढ़ जाता है। ठीक वैसे ही आपका पुराना जो सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट में जो आप नंबर पाए हैं वही रहेगा। उसके उपरांत आपको नया जो आप बाकी है सिलेबस उसे करने के बाद पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। मेजर और माइनर सब्जेक्ट आप पहले जिस स्ट्रीम में पढ़ते थे उसी स्ट्रीम के अलावा आप अपना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट जो है उसे चुन सकते हैं। मान लीजिए कि कोई अगर बीएससी के स्टूडेंट है और वे अपना कुछ इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट चुनना चाहते हैं, जैसे कि वो अपना फैशन डिजाइनर में अगर कुछ चुनना चाहते हैं तो फैशन डिजाइनर का भी विकल्प रहेगा। और अगर आप म्यूजिक में जाना चाहते हैं तो म्यूजिक में होगा, ड्राइंग में लेना चाहते हैं ड्राइंग में रहेगा। ये तमाम प्रकार के सुविधाएं इस NEP 2020 में आई है। चलिए हम इसके बारे में जानते हैं। हायर एजुकेशन के पहले सिस्टम में क्या नया सरकार ने इसमें लाया है, देखते हैं। पहले देखिए, यहाँ पर पहले की तरह पूरा कोर्स करने पर ही डिग्री मिलेगा, अब ऐसा नहीं है। ठीक है, जो साल पूरा किए वहीं तक का फाइनल डिग्री मिलेगा। जैसे कि अगर आप प्रथम वर्ष किए तो प्रथम वर्ष तक ही आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। द्वितीय वर्ष किए तो द्वितीय वर्ष करने के बाद आपको डिप्लोमा मिलेगा। तृतीय वर्ष के बाद या चौथा वर्ष के बाद आपको फाइनल डिग्री मिलेगा। अब यह रहा कि अगर आपको पूरा डिग्री कंप्लीट करने पर ही सर्टिफिकेट मिले, ऐसा नहीं है। इसका पहला हायर एजुकेशन में इस नीति के द्वारा लाया गया है। दूसरा, अगर कोई छात्र 1 या 2 साल के बाद पढ़ाई छोड़ देता है तो भी उसका क्रेडिट डिजी लॉकर में सुरक्षित रहेगा। यानी कि मैंने आपको जो क्रेडिट ट्रांसफर सिस्टम का बारे में बतलाया हूं, बस वही है। नेक्स्ट है आपका विकल्प के रूप में नौकरी के इच्छुक विद्यार्थी 3 साल, जबकि रिसर्च के इच्छुक छात्रों के लिए 4 साल डिग्री का विकल्प रहेगा। अगर जो बच्चा जल्दी से 3 साल पढ़ाई करने के बाद नौकरी चाहेंगे तो उन्हें डिग्री मिल जाएगा। और अगर वो ज़्यादा पढ़ाई करना चाहते हैं, रिसर्च में जाना चाहते हैं, तो 4 साल के बाद वो PhD में अपना नामांकन करा सकते हैं। ये आपका यहाँ पर है इंटीग्रेटेड 4 years प्लस PhD, यानी कि आपको 3 साल का ग्रेजुएशन प्लस 1 साल का पोस्ट ग्रेजुएशन और प्लस उसके साथ PhD मिल जाएगा। और अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं करना चाहते हैं तो आप 3 साल में कर लीजिएगा। अगला आते हैं, नई शिक्षा नीति में उच्च शिक्षा को बहुविकल्पीय बनाया गया है, जिसमें मेजर प्रोग्राम साइंस सब्जेक्ट के अलावा माइनर प्रोग्राम इंटरेस्टिंग चूज सब्जेक्ट की व्यवस्था होगी। ये जो है आपका ये है मेजर प्लस माइनर सब्जेक्ट। वही दोस्तों कि अगर आप नई शिक्षा नीति के अनुसार साइंस के स्टूडेंट है तो आप कोई सब्जेक्ट अगर आपने इंटरेस्टिंग जो लगता है वो चुनकर आप अपना कोर्स भी कर सकते हैं। मेजर रहेगा आपका और माइनर के रूप में भी रहेगा। और दोनों का ऐसा नहीं कि मेजर माइनर अगर हम करते हैं तो माइनर रहने से मेजर सब्जेक्ट जो है कम हो जाने से मेरा कोर्स नहीं होगा, ऐसा नहीं। आपको वैसा व्यवस्था बना कर दिया जाएगा जिससे कि आप अपना एक जो क्राइटेरिया रहता है कि इस साल में इतना सब्जेक्ट करना है, वो दोनों मिलाकर मेजर और माइनर करके आप पूरा कर सकते हैं। बहुत ही फ्लेक्सिबिलिटी व्यवस्था है। नेक्स्ट है, सभी छात्रों को समावेशी शिक्षा पर जोर दी गई है, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट। होता यह है कि गवर्नमेंट में बहुत कम ही तरीका का नया स्किल बेस या तो नया कुछ एजुकेशन नहीं दिया जाता है। प्राइवेट में खासकर जोर दिया जाता है, पढ़ाई अच्छा सिलेबस पर जोर दिया जाता है। ऐसा अब नहीं रहेगा, सभी बच्चों के लिए समान सिलेबस रहेगा, चाहे प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, सबको सिलेबस अगर समान रहेगा तो समावेशी शिक्षा पर जोर रहेगा। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय भाषाओं में ई कंटेंट को 8 प्रमुख भाषाओं में तैयार करने की बात की गई है।
अगर ई कंटेंट जो है आपका सब्जेक्ट रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट रहेगा उसको 8 प्रमुख भाषाओं में तैयार किया जाएगा, जैसे कि बांग्ला, उड़िया, तेलुगु, ये सब भाषा रहेगा हिंदी और अंग्रेजी के अलावा। इसके अलावा मानव संसाधन विकास मंत्रालय के जगह पर शिक्षा मंत्रालय नाम रखा जाएगा, यानी कि MHRD का जगह पर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन नाम रखा जाएगा। चलिए, ये था आपके सामने हायर एजुकेशन के बारे में। अब हम आते हैं स्कूल एजुकेशन के बारे में, यानी कि प्री प्राइमरी के बच्चे से लेकर पूरा सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट के बच्चे तक। यहाँ पर स्कूली शिक्षा में देखिए क्या बदलाव हुआ है। 10+2 के जगह पर 5+3+4 यानी 15 साल की स्कूली शिक्षा की रूपरेखा तय की गई है, यानी प्रथम बार प्री प्राइमरी की शिक्षा प्रणाली का हिस्सा बनाया गया है। पहले होता यह था कि आंगनवाड़ी जो है उसको अलग रखा गया है, फिर उसके बाद प्राइमरी, उसके बाद हम लोग पढ़ते थे। लेकिन अब क्या है कि प्राइमरी के साथ प्री प्राइमरी भी हो गया है, और इसी के साथ आपका शुरुआत इसमें 3 साल बच्चे आंगनवाड़ी या प्री प्राइमरी का एजुकेशन प्राप्त करेंगे, 2 साल आपका 1-2 का रहेगा, और 3 साल रहेगा 3-4-5, और 3 साल रहेगा 6-8, और 4 जो रहेगा अंतिम 9 से लेकर 12 क्लास तक रहेगा। NCERT प्री प्राइमरी सिलेबस को बनाएगा। ये है नया NCF तैयार होगा, जिसको फुल फॉर्म में नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार होगा, जिसके तहत सभी भाषाओं में पाठ्य पुस्तकें रहेगी। NCERT करिकुलम फ्रेमवर्क तैयार करेगा। लगभग 2005 में इसको NCF करिकुलम माने जो लाया गया था, अब 2020 में NCERT के द्वारा नया करिकुलम बनाया जाएगा, और इस करिकुलम के द्वारा बच्चों को अब कोर्स पूरा किया जाएगा। नेक्स्ट, बच्चों को कम से कम 5वीं तक मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी। नई शिक्षा नीति में 2030 तक प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी स्तर तक 100% नामांकन लक्ष्य रखा गया है। अब बच्चों को आपका 5वीं तक मातृभाषा जो जहाँ रहते हैं वहाँ का क्षेत्रीय भाषा में शिक्षा दी जाएगी, और सरकार का मुख्य मकसद है 2030 तक 100% प्री प्राइमरी से लेकर सेकेंडरी तक 100% तक नामांकन का लक्ष्य भी रखा गया है, और साथ साथ जो करोड़ों बच्चे ने छोड़ दी थी पढ़ाई उसको भी वापस लाने की लक्ष्य रखा गया है। हर बच्चा स्कूल शिक्षा प्राप्त कर कम से कम एक वोकेशनल स्किल जरूर सीखकर बाहर निकले। मतलब कि अब ऐसा सिस्टम बनाया गया है कि स्कूल शिक्षा के अलावा हर बच्चा कुछ ना कुछ वोकेशनल स्किल, यानी कि टेलरिंग हो गया, कारपेंटरिंग हो गया, इलेक्ट्रीशियन हो गया, फैशन डिजाइनर हो गया, कुछ ना कुछ स्किल सीखकर ही निकलेगा। अब ऐसा विकल्प बनाया गया है। 3 से 6 साल तक के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा 8 साल के बच्चों को प्ले मेथड, डिस्कवरी मेथड, क्रियाकलाप एवं अनुभव आधारित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य रखा गया है। जो बच्चे यानी कि प्राइमरी में पढ़ेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपर प्राइमरी तक, मिडिल स्कूल तक जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हें प्ले मेथड के द्वारा, खेल पद्धति द्वारा, खोज पद्धति द्वारा, एक्टिविटी पद्धति द्वारा एक्सपीरियंस बेस्ड लर्निंग का लक्ष्य रखा गया है। अगला है कक्षा 1 से 3 तक, उनमें बेसिक गणित ज्ञान और भाषा का ज्ञान बढ़ाने पर जोर दिया गया है। बच्चों को काउंटिंग, एड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न, इन सब सारे चीज़ों को बहुत जोर दिया गया है। साथ साथ भाषा जो अपना है उस भाषा का पढ़ने लिखने का भी ऊपर जोर रखा गया है।
कक्षा 6 से बच्चे वोकेशनल कोर्स शुरू कर सकते हैं। अगर पहले क्या होता था सेकेंडरी में, यानी कि 10+2 से 10+2 में बच्चे वोकेशनल सीखते थे, कंप्यूटर, इलेक्ट्रीशियन, वेल्डिंग, आपका क्या बोलते हैं कॉमर्स डिपार्टमेंट में जो भी सारे चीज़ें सब सीनियर सेकेंडरी या सेकेंडरी जो 12वीं में या तो 8वीं से 10वीं में पढ़ते थे। अब उसके बाद कक्षा 6 से बच्चे वोकेशनल कोर्स शुरू कर सकते हैं। ये उनके सामने एक विकल्प के रूप में रहेगा। कक्षा 9 से छात्र मल्टीपल सब्जेक्ट को चुन सकते हैं, यानी कि मेजर सब्जेक्ट के साथ माइनर सब्जेक्ट चुनने की व्यवस्था रहेगी एवं छात्र पहले की तरह 10वीं के बाद अलग स्कूल बदलने की जरूरत नहीं रहेगी। ये उसी तरह जैसे कि आपका हायर एजुकेशन में व्यवस्था किया गया है। यहाँ पर यह है कि अब बच्चे जो 9 से 12 क्लास के बीच में, अब ऐसा नहीं है कि 10th के बाद अलग स्कूल चेंज कर लेगा और उसके बाद वहाँ से फिर अपना स्ट्रीम चुनेगा। अब ऐसा नहीं है। जो बच्चे 9 में एडमिशन अगर किए हुए हैं तो 9 से पढ़ते पढ़ते 12th उसी स्कूल में पूरा करेंगे, और अगर वो मान लीजिए साइंस पढ़ना चाहते हैं तो साइंस मिलेगा, अगर उसके साथ उसको इंटरेस्टिंग कुछ भी सब्जेक्ट चाहिए तो वो भी मिलने की व्यवस्था रहेगी। इस तरह करके रहेगा। और नेक्स्ट अगला है बोर्ड के एग्ज़ाम को ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप बनाया जाएगा। बोर्ड के एग्ज़ाम जो है कि आप पहले जैसा रटा रटाया नहीं रहेगा, और हमेशा आप बच्चे को उनके अनुभव के आधारित यानी व्यवहारिक लेवल पर ही प्रश्न रहेंगे, और ऑब्जेक्टिव टाइप और सब्जेक्टिव टाइप रहेगा। और एग्ज़ाम को 2 लेवल में ले जाया जाएगा, यानी कि अगर बच्चे पढ़ते हैं 10th में तो उनको 6 महीने के बाद एक एग्ज़ाम होगा, आफ्टर 6 महीने के बाद एक एग्ज़ाम होगा। तो ये था दोस्तों आपके सामने नई शिक्षा नीति जो भारत सरकार द्वारा 29 जुलाई 2020 को इसे मंजूरी दी गई है, और इनके मुख्य पॉइंट्स मैंने आपके सामने रखा हूँ। अगर आपको इसमें अगर कुछ किसी प्रकार की तकलीफ़ें नज़र आ रही है तो हम कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिख के दीजिएगा, और मैं उसे सॉल्यूशन करने की पूरी कोशिश करूँगा। पूरे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।